देखिए सीटेट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 8 दिसंबर 2019 का, कैसा पेपर आया था पूरा का पूरा पेपर मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। तो गाइस जैसा कि आपको पता होगा कि 31 जनवरी 2021 को आपका सीटेट का पेपर लगा हुआ, उसके लिए ये वीडियो जो होगा बहुत ही खास होगा और आपको पता होगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि गाइस पता होगा कि सीटेट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, 31 जनवरी 2021 को आपका पेपर है। तो गाइस पिछले साल का पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा विद आंसर के साथ, ओके, और पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला पोर्शन आपको सॉल्व करवाऊंगा बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। इसमें 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों ये सेट जो होगा आपका पेपर का सेट डी होगा, जिसमें पहला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, मतलब दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है? सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। और तीसरा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। अगला है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? इसका हो जाएगा पहला, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो गाइस ऑप्शन है, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा चौथा, विद्यालय एवं मीडिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो ऑप्शन 2, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो पहला वाला हो जाएगा, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। अगला है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो पहला हो जाएगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। अगला है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो दूसरा हो जाएगा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो तीसरा हो जाएगा, लेव वाइगोस्की। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो तीसरा हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो तीसरा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो दूसरा, जेंडर पक्षपात। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? दूसरा, स्कीमा। अगला है, जिग्सा शैली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। और इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं?
तो दूसरा व्यक्तिगत वार्ता, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो पहला हो जाएगा पाठ या ढांचा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो तीसरा हो जाएगा संरक्षण कक्षा समावेशन। अगला है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो तीसरा हो जाएगा संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो पहला हो जाएगा बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो दूसरा हो जाएगा सृजनात्मक विचारक। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो चौथा हो जाएगा इसका अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। क्वेश्चन है आपका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला वाला अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। अगला एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, तो चौथा वाला सही हो जाएगा सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। अगला है पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो चौथा हो जाएगा धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, संवेग तथा एवं संज्ञान एक दूसरे से खालिस्तान हैं। तो चौथा हो जाएगा सन्निहित। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, तो पहला हो जाएगा अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अगला है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो पहला हो जाएगा प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो तीसरा हो जाएगा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। और संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला हो जाएगा अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? तो दूसरा हो जाएगा अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। और अगला है बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहला हो जाएगा अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि एवं जिज्ञासा कम होती है। अब गाइस पर्यावरण अध्ययन का पोर्शन सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो इसका हो जाएगा पहला वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? तो दूसरा हो जाएगा बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। अगला क्वेश्चन है एक कक्षा 5 की एक शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है।
बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिलता है, यह शिक्षक। तो ये हो जाएगा आपका चौथा वाला। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। अगला है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो तीसरा हो जाएगा कौवा। थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए, कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। कॉलम 1 में शहर राज्य हैं और अत्यधिक पसंद का भोजन है, और आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो गाइस देखिए, इसका आंसर होगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तीसरा वाला। ओके, तो गाइस तीसरा वाला आपका आंसर हो जाएगा। पहला है हांगकांग। हांगकांग का हो जाएगा पांचवा। पकाया हुआ सांप। फिर है केरल। केरल का हो जाएगा पहले से। किसी भी करी के साथ उबला टेपिओका। फिर है कश्मीर, इसका हो जाएगा दूसरे से। सरसों के तेल से में बनी मछली। फिर है गोवा। गोवा का हो जाएगा तीसरा। नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो ऑप्शन 1 मैना। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, और आगे कहता है कि सही कथन को चुनना है। तो चौथा वाला हो जाएगा CDA। सी क्या है? इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। और डी है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सही सभी फैसले लेती है। और ए वाला है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार करना है। तो इसका आंसर देखिए, आपका हो जाएगा चौथा वाला, ए और सी। ए क्या है? राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों, जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं, में रहते हैं। और सी है, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो ऑप्शन सी, तीसरा, ऑस्ट्रेलिया में। एक क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात में नगर कोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 7:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नगरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नगरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। तो इसका हो जाएगा चौथा, 53 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? पहला, कर्णम मल्लेश्वरी। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो पहला हो जाएगा गाजर, चुकंदर और मूली। निपेथेंसिस वह पौधा जो शिकार करता है, के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो इसका हो जाएगा दूसरा वाला, केवल ए और बी। ए क्या है? यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। और बी है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो पहला, गुजरात। उच्च ज्वर या तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह है तीसरा, मलेरिया। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो ये हो जाएगा पहला,
पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों बड़ा है, इसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं और इसका बाद में देखेंगे अगले वीडियो में। ओके, अगला है चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो गाइस इसका आंसर होगा तीसरा, मिजोरम। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं? तो पहला हो जाएगा आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं जैसे कि 3 से 5 से के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो तीसरा हो जाएगा पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो तीसरा इसका आंसर होगा 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि। तो चौथा हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? तो चौथा हो जाएगा जानवर। और निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो दूसरा हो जाएगा विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो इसका हो जाएगा दूसरा ABC। ए है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बी है बच्चों के समुदाय के सदस्य, सी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। क्वेश्चन आपका है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? पहला, बच्चों में सृजनात्मक का विकास करना। अगला है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो सी हो जाएगा शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। सॉरी गाइस, इसका आंसर आपका जो होगा वो मैं बता देता हूँ। तीसरा वाला होगा ए और बी, मतलब वृत्तांत के द्वारा और बी कहानियों के द्वारा। पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि। इसका होगा आपका चौथा बी और सी। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है और सी है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। और निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? तो इसका हो जाएगा चौथा वाला ABC। ए है परिवार के सदस्य, बी है समुदाय के सदस्य और सी है समाचार पत्र। और इसका लास्ट क्वेश्चन है पर्यावरण का, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो इसका हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात। हम लोग हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी चुना है तो हिंदी के क्वेश्चन है। एक गाइस पैराग्राफ है और पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं चाहें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको PDF इसका प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए पैराग्राफ के जो क्वेश्चन है 91 से 99 तक हैं, तो पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं थोड़ा सा। अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं सीधे डायरेक्ट आंसर आपको करवाता हूँ। देखिए गाइस क्वेश्चन है विकसित शब्द में प्रत्यय है, तो विकसित शब्द में प्रत्यय क्या होगा? ये विकसित शब्द में प्रत्यय जो होगा वो होगा तीसरा वाला इत प्रत्यय। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा, तो तीसरा हो जाएगा दुखद है। और अगला है आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो चौथा वाला हो जाएगा विज्ञान को। अगला है अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? तो पहला हो जाएगा बाल्यावस्था पर। अनुच्छेद के आधार पर अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय, तो दूसरा हो जाएगा तर्क प्रधान है।
ज्ञान और विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण। तो चौथा हो जाएगा व्यक्ति सृजन की राह पर है। अगला है किशोरावस्था, तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में खालिस्तान का रास्ता अपना रही है। पहला हो जाएगा कर्म का रास्ता। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो चौथा हो जाएगा आपका साहित्यिक। और आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। तो तीसरा हो जाएगा इसका भी। अब देखिए गाइस, आपका क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों मतलब 100 से 105 तक हैं कि सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है, निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? तो तीसरा हो जाएगा व्यंजन संधि। और हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह, तो पहला हो जाएगा समस्या का हल ढूंढ रहा है। हिमकिरीट का आशय क्या होता है? तो हिमकिरीट का जो आशय होता है, तो तीसरा बर्फ का मुकुट। नगपति का विग्रह और समास होगा, तो चौथा हो जाएगा नगों का पति, या कह सकते हैं इसमें समास होगा तत्पुरुष। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? तो पहला साकार दिव्य गौरव विराट। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो दूसरा अजय। अब देखिए निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। तो क्वेश्चन है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी खालिस्तान खालिस्तान का अभिन्न अंग भी। तो चौथा हो जाएगा संस्कृति हो जाएगा एक में साहित्य। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में खालिस्तान है। तो तीसरा हो जाएगा बाधक। 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती हैं, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो इसका हो जाएगा चौथा, यह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है और विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहला हो जाएगा बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को खालिस्तान और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो चौथा हो जाएगा रटने। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी खालिस्तान को सीखना, उसकी खालिस्तान को सीखना। तो ये हो जाएगा चौथा वाला, अवधारणाओं को सीखना और शब्दावली को सीखना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। तो तीसरा हो जाएगा उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? तो दूसरा कहानी कहना। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, यह विचार तो पहला हो जाएगा निराधार है। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने खालिस्तान के आधार पर यह जानकारी दी। तो पहला हो जाएगा लिखित परीक्षा। आपका पहली कक्षा में खालिस्तान भी पढ़ना के अंतर्गत आता है। तो चौथा हो जाएगा अक्षर बनाना। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो तीसरा हो जाएगा संदर्भानुसार अर्थ। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो चौथा हो जाएगा स्किनर। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो तीसरा हो जाएगा बाल साहित्य। और आज के लास्ट क्वेश्चन है,
बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात खालिस्तान है। तो पहला अनुचित। तो गाइस देखिए काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, अगले वीडियो में सारे क्वेश्चन और प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।